हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड अर्थात अधिवृक्क ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिवृक्क ग्रंथियाँ साइक्लोस्टोमेटा समूह से लेकर मेमेलिया तक यानी क्लास साइक्लोस्टोमेटा से क्लास मेमेलिया तक ये सभी जीवों में पाई जाती है। यूस्टेचियस ने 1563 में इसकी खोज की। अब प्रश्न उठता कि ये ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये ग्लैंड्स जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रेट्स के वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, उसके दोनों ओर किडनी के सबसे ऊपर वाले लोब के साथ अटैच्ड पाई जाती है और ये कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होती है या प्रोटेक्टेड होती है। मनुष्यों में इन ग्रंथियों का भार लगभग 5 ग्राम होता है और उनका साइज होता है 1 से लेके 2 इंच तक और इनका रंग होता है ब्राउन या भूरा रंग। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि एक किडनी है। किडनी का जो अपर लोब है, अपर लोब के ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पे ये एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको हम अगर टीएस में देखें तो इसके 2 भाग होते हैं। एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो उसका बाहरी भाग होता है और मेडुला होता है वो उसका भीतरी भाग बनाता है। अपन डेवलपमेंट की अब बात करें तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डेवलप होता है, जबकि एड्रिनल मेडुला होता है वो न्यूरल एक्टोडर्म से डेवलप होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम आगे 3 भागों में सब डिवाइडेड कर सकते हैं। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जोना फेसिकुलेटा और तीसरा जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो भाग है वो क्यूबॉइड यानी घनाकार या कोलुमलर यानी स्तंभाकार कोशिकाओं से बना होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स के इस भाग से मेनली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये जो दूसरा भाग है जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे मोटा भाग होता है और इनमें बहुतलीय या पॉलीहेड्रल कोशिकाएं पाई जाती है जो कि समानांतर रोज या लड़ियों के रूप में स्थित होती है और इस भाग की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तीसरा जो भाग है एड्रिनल कॉर्टेक्स का वो है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो रेटिकुलम अर्थात नेट के फॉर्म में अरेंज होती है और इस भाग से एंड्रोजन और एस्ट्रोजन अर्थात सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसका बाद हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला जो कि इसका भीतरी भाग होता है और जैसा कि मैंने बताया इसका जो डेवलपमेंट होता है वो न्यूरल एक्टोडर्म से होता है। तो इस भाग की जो कोशिकाएं होती है वो डेरिवेटिव्स होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक भाग से और ये जो सेल्स होती है वो गैंग्लियोनिक सेल्स होती है, सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स की, जिनमें कि प्रोसेसेस यानी प्रवर्ध नहीं होते हैं तथा ये कोशिकाएं ग्लैंडुलर अर्थात ग्रंथीय कार्य के लिए ये डेराइव हो जाती है, व्युत्पन्न हो जाती है और इस भाग की प्रत्येक कोशिका एक एक्सॉन रिसीव करती है जो कि सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व सेल से निकलता है। उस एक्सॉन की एक्सेस होती है प्रत्येक कोशिका तक, अर्थात यहाँ की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व सेल से एक एक्सॉन रिसीव करती है क्योंकि ये जो भाग होता है वो न्यूरल एक्टोडर्म से डेराइव्ड होता है, उससे बनता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला को बताया गया है। मेडुला
से कैटेकोलेमिन्स और कोर्टेक्स के अलग अलग भागों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स जैसे जोना ग्लोमेरुलर से मिनरलोकोर्टिकॉइड, जोना फेसिकुलरेटा से ग्लूकोकोर्टिकॉइड और जोना रेटिकुलर से एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन्स का सिक्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि इन हार्मोन्स की जो ये सिक्रेट हो रहे हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स की सबसे पहले बात करते हैं, इनके अलग अलग भागों से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है उसमें लगभग 50 हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और इन हार्मोन्स को सामूहिक रूप से कोर्टिकोइड्स कहा जाता है। ये जो लगभग 50 हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं उनको कोर्टिकोइड्स कहा जाता है। ये जो हार्मोन होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं अर्थात वसा में घुलनशील होते हैं। अब इनमें ये जो हार्मोन्स है, जैसा कि पहले हम इनके पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो 3 प्रकार के जो मेनली हार्मोन्स होते हैं, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, जो कि सेक्स हार्मोन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की। ये जो हार्मोन है ये मेनली जोना ग्लोमेरुलर भाग से सिक्रेट होते हैं और ये संबंधित होते हैं खनिज लवणों की सांद्रता का नियंत्रण करने से। अर्थात ये हार्मोन्स सामूहिक रूप से शरीर में खनिज लवणों की कंसंट्रेशन को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। इस ग्रुप में कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जो कि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स के रूप में काम करते हैं और मेनली जो है इनमें वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि लगभग 95% मिनरलोकोर्टिकॉइड एक्टिविटीज़ को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन और 17 हाइड्रोक्सी 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन भी दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं। हम इनके फंक्शन की बात करें मिनरलोकोर्टिकॉइड्स की, तो मेनली एल्डोस्टेरोल की बात करें तो ये खनिज सांद्रता का नियंत्रण करता है और ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है जो कि सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को, किडनी की ट्यूबुल होती है उनके द्वारा रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ता है किडनी ट्यूबुल के आसपास तो जल का अवशोषण भी बढ़ता है, जिससे जो ब्लड का वॉल्यूम यानी आयतन और प्रेशर अर्थात दाब यानी रक्त का आयतन और रक्त दाब सामान्य बने रहते हैं। इसके अलावा ये पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन को यानी उत्सर्जन को भी बढ़ाते हैं। इनका कंट्रोल कैसे होता है? एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकोर्टिकॉइड से, उसका सिक्रेशन का कंट्रोल कैसे होता है कि बाई ACTH। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि का अध्ययन कर रहे थे तब मैंने बताया था कि एक पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन सिक्रेट होता है ACTH यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ACTH का सिक्रेशन अगर अधिक होगा तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे होता है, एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसके द्वारा भी एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा ग्रुप हम बात करते हैं वो है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का। जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं वो जोना फेसिकुलेटा से सिक्रेटेड होते हैं और ये मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। जो मुख्य इम्पोर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है वो है कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल होता है वो 95% ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करता है। यानी जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की जो एक्टिविटी होती है उनमें से 95% अकेले कोर्टिसोल द्वारा होती है। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोन और 11 डीहाइड्रोकोर्टिकोस्टेरोन दूसरे अन्य महत्वपूर्ण ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं ये फंक्शन क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है? इनके कार्य की बात करें
तो पहला ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, और टिश्यूज़ द्वारा, उत्कों द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण को ये कम करते हैं। इसका फलस्वरूप क्या होगा कि जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा इनका असर होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म पे। लिपिड मेटाबॉलिज्म को कैसे प्रभावित करते हैं कि इंटेस्टाइन अर्थात आंत्र द्वारा वसाओं के अवशोषण को बढ़ाते हैं। दूसरा, ये फैटी टिश्यूज़ जो वसा उत्तक होते हैं उनसे वसा अम्लों अर्थात फैटी एसिड्स के संचलन को बढ़ा देते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्त प्लाज्मा में फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तीसरा, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं कि ये प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म यानी अपचय, प्रोटीन्स के विघटन, अपचय का मतलब प्रोटीन के विघटन को ये बढ़ाते हैं। लेकिन लीवर में ये काम उल्टा करते हैं कि लीवर में प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी अर्थात शोथ के अगेंस्ट ये काम करते हैं, और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती है। उसके बाद जो तीसरा समूह है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का, वो है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, जो कि लिंग हार्मोन होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं। ये जो हार्मोन है ये मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस भाग से सीक्रेट होते हैं, और जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेक्स हार्मोन है वो है डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, जिसको DHEA बोलते हैं। दूसरा एंड्रोस्टेरोन, इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो कि बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, और एस्ट्राडायोल। ये सेक्स हार्मोन्स है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस भाग से सीक्रेट होते हैं। इनका फंक्शन होता है डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, यानी गोनाड्स का डेवलपमेंट, ये इनका फंक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल ग्लैंड का जो भीतरी भाग होता है वो कहलाता है एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो दो हार्मोन होते हैं इम्पोर्टेंट। वो है एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दूसरा नॉन एड्रिनलिन, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। हम बात करते हैं एड्रिनलिन की पहले। तो एड्रिनलिन को सबसे पहले शुद्ध रूप में एबेल ने 1902 में यूज किया था। एड्रिनलिन क्या कार्य करता है? ये आर्टरियोल्स यानी धमनिकाओं जो कि स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है, उनके वेसोडाइलेशन यानी उनको जो धमनियाँ होती है इनके विस्तारण का कार्य करती है, जिससे ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशनल मटेरियल होते हैं उनकी सप्लाई जो मसल्स होती है, कंकाली पेशियाँ, वहाँ बढ़ जाती है। दूसरा, ये स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्प्लेंक्निक विसरा जो होता है वहाँ पे वाहिका संकुचन अर्थात वेसो कंस्ट्रिक्शन का कार्य करते हैं। आर्टरियोल्स की जो दीवार होती है उनमें संकुचन का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो इन भागों से अर्थात स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्प्लेंक्निक विसरा से डाइवर्ट होके स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशियों, मस्तिष्क, कोरोनरी आर्टरीज और लीवर की ओर डाइवर्ट होता है। इसके अलावा ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, फैलाते हैं, जिसके फलस्वरूप जब सांस अंदर ली जाती है तो अधिक मात्रा में जो
वायु है वो फेफड़ों में पहुंचाई जाती है ताकि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्ट बीट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। इसके अतिरिक्त ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, आहार नाल, उसका जो क्रमानुकुंचन होता है पेरिस्टालसिस, उसको भी ये डिक्रीज करता है। इनके अलावा एड्रेनलिन लीवर जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्जन अर्थात ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करता है। इस प्रकार ये जो हार्मोन होता है, ये जो इनका जो नेट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जैसे कि इसमें हमने देखा कि एक तो ये स्केलेटल मसल्स की और जो पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन का जो होता है वो डाइवर्जन करता है उधर, स्केलेटल मसल को अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया और ब्रोंकाई को ये फैलाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, हार्ट का प्रेशर बढ़ाता है। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि जो रक्त होता है, रक्त में आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो जो जिस हिस्से को इमरजेंसी के टाइम अधिक काम करना होता है जैसे मसल्स और ब्रेन, उधर अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इसीलिए इन मैकेनिज्म को फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म कहा जाता है। और ये जो इसका जो प्रभाव होता है उसको स्ट्रेस या अलार्म रिएक्शन कहते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों के लिए एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को तैयार करता है। दूसरा जो हार्मोन है वो नॉन एड्रेनलिन होता है, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन का ही एक प्रीकर्सर होता है, पूर्ववर्ती हार्मोन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं, परिधीय ऊतक होते हैं, जैसे स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है और ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है। ये हार्मोन भी शरीर को इमरजेंसी के लिए तैयार करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं उनका अगर एबनॉर्मल सिक्रेशन हो, यानी उनका सिक्रेशन कम या अधिक हो तो क्या असर होगा। पहले हम बात करते हैं हाइपो सिक्रेशन की, अर्थात कम सिक्रेशन की। अगर सामान्य से कम एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन रिलीज होंगे तो उसका फलस्वरूप क्या होगा कि एक डिजीज़ हो जाएगी, एक रोग हो जाएगा जिसे कहते हैं एडिशंस डिजीज़। एडिशन की डिजीज़ जो होती है वो एल्डोस्टेरोन, जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड है, उनके सिक्रेशन के सामान्य से कम होने के फलस्वरूप होती है। और इस डिजीज़ में क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड यूरिन के द्वारा बाहर अधिक निष्कासित होते हैं और पोटेशियम का स्तर रक्त प्लाज्मा में बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर और बेसल मेटाबॉलिक रेट ये भी कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, इससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अतिरिक्त स्किन में भूरे रंग के पिगमेंट अर्थात वर्णक का जमाव हो जाता है। ये वर्णक का जमाव होता है कार्टिसोल का स्तर कम होने से, जिसके फलस्वरूप ACTH जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है उसका स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए पिगमेंटेशन या ये वर्णक का जमाव स्किन पर होता है, स्किन डार्क हो जाती है। इसके अलावा भूख की कमी, वोमिटिंग और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस उसमें जो विकार होते हैं वो स्थिति भी एडिशंस की डिजीज़ में हो जाती है। दूसरी स्थिति होती है हाइपर सिक्रेशन, अर्थात सामान्य से अधिक एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का सिक्रेशन। जब सामान्य से अधिक सिक्रेशन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ के क्या सिम्टम हैं कि इसमें हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लाइकोजूरिया वाली कंडीशन हो जाती है। देखिए एडिशन डिजीज़ में अपन ने देखा कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, अर्थात रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है,
जबकि कुशिंग्स डिजीज़ में इसका उल्टा होता है, अर्थात रक्त प्लाज्मा में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो सामान्य से बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्लाइकोज यूरिया वाली कंडीशन हो जाती है। ग्लाइकोज यूरिया में क्या होता है कि यूरिन के साथ ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, इसीलिए इसको डायबेटोजेनिक प्रभाव बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो फैट होता है वो चेहरे पे, बैक पे और नेक पे और पेट पे वहाँ पे अधिक जम जाता है, वसा का अधिक जमाव हो जाता है। चेहरे पर, पीठ पे, गर्दन पे, पेट में यहाँ वसा का जमाव अधिक हो जाता है। फिर मसल्स भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम का निष्कासन अधिक हो जाता है किडनी के द्वारा, जिसके फलस्वरूप मसल्स कमज़ोर हो जाती है। तो ये कुशिंग डिजीज़ के मेन लक्षण होते हैं, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन के फलस्वरूप होते हैं।